ये चलिए इस रखते हैं थोड़ा ये इंडियन मानसून पार्ट 2। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं हमारा इंडियन मानसून का पार्ट 2 हमारा। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी लिख देता हूँ मैं। ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। ओके, ज्योग्राफी पढ़ रहे हम, और ज्योग्राफी में हम आज क्या देख रहे हैं, तो ज्योग्राफी में हम आज पढ़ने वाले हैं एक तरीके से क्या है, तो हमारा आज का टॉपिक तो इंडियन मानसून। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंडियन मानसून, इंडियन INDIAN, इंडियन मानसून पार्ट 2, इंडियन मानसून पार्ट 2। ओके, इसका हम एक तरीके से पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। ओके, पार्ट 2 ज्योग्राफी, इंडियन मानसून पार्ट 2 ज्योग्राफी GOGRAPHY, ज्योग्राफी, इंडियन मानसून पार्ट 2 ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम। ओके, फिर इसके बाद में आगे हम देख रहे हैं, तो आगे क्या देख रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे भारतीय मानसून यानी कि इंडियन मानसून को। एक तरीके से इसको स्टडी करने के लिए, भारतीय मानसून को स्टडी करने के लिए मतलब कि इस पेपर के इस तरीके से बताया गया है कि इंडियन मानसून को मतलब दो थ्योरी दी गई है। इसका मतलब ऐसा है कि कुछ लोगों का मानना है कि जिसे हम क्लासिकल थ्योरी भी कह देते हैं, मतलब कि क्लासिकल थ्योरी कुछ लोग यानी कुछ साइंटिस्ट थ्योरी, कुछ साइंटिस्ट लोगों का इसको परंपरागत सिद्धांत बोलते हैं। परंपरागत सिद्धांत। ओके, परंपरागत सिद्धांत बोलते हैं इसको। तो परंपरागत सिद्धांत में क्या बताते हैं, तो एक तरीके से परिवर्तन CNSO परंपरागत सिद्धांत में ये मतलब कि ये बताते हैं कि एक तरीके से परिवर्तन होता है कि राइट, एक तरीके से मौसम में परिवर्तन होता है, और उसकी वजह से मतलब कि ये हमारा मानसून आता है और जाता रहता है। मतलब एक तरीके से मानसून के में भी देखा गया तो, और आधुनिक सिद्धांत तो क्या कहता है, तो आधुनिक सिद्धांत है मोनिक्स जैसे कह देते हैं हम आधुनिक सिद्धांत। ओके, आधुनिक सिद्धांत इसको एक तरीके से मॉडर्न थ्योरी भी कह सकते हैं, आधुनिक सिद्धांत। ओके, और ये इसको क्या कहते हैं, मोनिक्स MONIX मतलब कि एक तरीके से W वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मतलब एक तरीके से इसको बताते हैं WMO प्लस। ओके, और परिवर्तन का वैसे मतलब कि CNSO में परिवर्तन होता है, और इंडियन डायपोल भी एक तरीके से बदलते रहता है ना। इंडियन डायपोल भी एक तरीके से बदलता रहता है, तो उससे भी चेंजेस आते रहते हैं। तो ऐसा मतलब कि माना जाता है कि जैसे इस तरीके से इसको मानते हैं, मतलब कि ऐसा माना जाता है कि ये थोड़ा सा ठीक है, तो पिछले हो गया। हाँ, ये होगा। ओके, फिर इसके बाद में आगे देख रहे हैं हम, तो आगे क्या देख रहे हैं, अब आगे हम देखेंगे इसमें मतलब कि भारत की जलवायु, एक तरीके से हम पढ़ेंगे यहाँ पर भारत की जलवायु है ना। भारत की जलवायु इस तरीके से हमारा ये टॉपिक है, मतलब कि इंडियन क्लाइमेट है ना, हमारा इंडियन क्लाइमेट है, तो किस तरीके से मतलब कि भारत की जलवायु ये हमारा टॉपिक है। तो मतलब इसमें ऐसा मतलब कि ऐसा भारत की जलवायु, तो हम आज मतलब कि आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं एक तरीके से भारत की जो जलवायु है, तो इस तरीके मतलब कि वो जलवायु कौन सी जलवायु, किस तरीके की जलवायु है, मतलब फिर वो उसमें मतलब इस सिद्धांत का प्रतिपादन हेली ने 1686 एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या के संदर्भ में किया था।
मतलब तापीय संकल्पना का सिद्धांत। ओके, तो हेली साहब ने क्या दिया था, तो तापीय 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 संकल्पना का सिद्धांत, तापीय संकल्पना का सिद्धांत, तापीय संकल्पना का तापीय संकल्पना का सिद्धांत, तापीय संकल्पना का सिद्धांत, तापीय संकल्पना का सिद्धांत, एक तरीके से तापीय संकल्पना का सिद्धांत है। तो ये तापीय संकल्पना का सिद्धांत, तो तापीय संकल्पना का सिद्धांत किसने दिया है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन हेली ने, मतलब कि हेली नामक एक साइंटिस्ट है, तो उन्होंने एक तरीके से ये जो सिद्धांत तापीय संकल्पना का सिद्धांत, मतलब इनका ऐसा मानना है कि एक तरीके से ये जो चेंजेस आते हैं होते हैं, तो एक तरीके से किन कारणों से होते हैं ये, तो तापीय संकल्पना का सिद्धांत दिए थे उनके, जैसे एक तरीके से चेंजेस आते हैं, तापमान में गिरावट आती है, तापमान में एक तरीके से तापमान बढ़ता है, तापमान गिरता रहता है, तो उसकी वजह से भी मतलब कि उन्होंने मतलब ऐसा बताया कि तापीय संकल्पना का उन्होंने जो सिद्धांत दिए ना, तो वो सिद्धांत इस तरीके से दिए उन्होंने कि मतलब कि एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या के संदर्भ में किया था। मतलब कि उन्होंने जब 1686 में तो एक एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या की थी, मतलब कि 1686 ईस्वी में एक तरीके से हेली महोदय जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने मतलब कि ये व्याख्या दी थी, तो उन्होंने व्याख्या दी थी ना, तो उस व्याख्या में मतलब कि उन्होंने इसकी हेडिंग इस तरीके से रखी थी कि भाई तापीय संकल्पना का सिद्धांत, उन्होंने मतलब कि उसको बताया था, राइट। ओके, बेकर तथा स्टैम्प ने इस सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, मतलब कि और जिनके बाद में फिर और दूसरे साइंटिस्ट आए, जिनमें से एक है कि मतलब कि बेकर है और दूसरे स्टैम्प है, तो एक तरीके से मतलब इन्होंने भी इस सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, मतलब कि उन्होंने भी एक तरीके से इस सिद्धांत को इस सिद्धांत पे आगे चलकर काम किया, और उन्होंने मतलब कि उन्होंने जो भी प्रैक्टिकल्स किए, जो भी उन्होंने एक तरीके से एनालाइज किए चीज़ों को, और उनके सामने जो रिजल्ट निकल कर आए, तो एक तरीके से उन्होंने इसमें मतलब कि एक तरीके से विकास किया। इस संकल्पना के अनुसार मानसूनी पवनों को जलीय और स्थलीय समीर का ही उर्वर रूप माना जाता है, मतलब कि एक तरीके से ये जो संकल्पना है, तो इसको मानसूनी पवनों को एक तरीके से कैसे माना जाता है, तो मानसूनी पवनों को एक तरीके से जलीय और स्थलीय समीर की उर्वरक संकल्पना के रूप में माना जाता है, मतलब कि इसका ये जो सिद्धांत है, तो इस तरीके से ये सिद्धांत इस तरीके से काम करता है, एक तरीके से ये मान लीजिए ये होगा अपना जलीय समीर। ओके, ये होगा हमारा जलीय समीर, इसे जलीय समीर कहे जाते हैं, इसे जलीय समीर कहते हैं। ओके, इस वाले मुद्दे को। ओके, और इसको कहते हैं स्थलीय समीर, स्थलीय समीर है ना, मतलब एक तरीके से स्थलीय समीर, स्थलीय समीर। तो इसको मतलब ये सिद्धांत इस तरीके से काम करता है, तो जैसा दिन के समय में क्या होता है, तो दिन के समय में मतलब कि ये वाला हिस्सा जमीन का हिस्सा एक तरीके से गर्म होता है, और गर्म हवा एक तरीके से ऊपर उठती है, और वो एक तरीके से इधर जाती है, मतलब इधर जाती है, और ये इधर से मतलब कि एक तरीके से फिर वो ऊपर जाती है और नीचे आ जाती है, फिर उसके बाद में ये वाला हिस्सा है, मतलब कि इसमें मतलब कि दिन के समय में ये ठंडा रहता है ऐसे एक तरीके से, और फिर ये रात के समय में मतलब कि इस तरीके से ये जलीय समीर, स्थलीय समीर और जलीय समीर, स्थलीय समीर का ही मतलब इस तरीके से ये जलीय समीर और स्थलीय समीर काम करता है। इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य के उत्तरायण का कारण ग्रीष्म काल में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में स्थित तिब्बत का पठार तथा भारत के मैदानी प्रदेश में निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। मतलब कि इस सिद्धांत में इस तरीके से बताया गया है कि सूर्य के उत्तरायण के कारण, मतलब कि एक तरीके से क्या होता है, तो सूर्य का उत्तरायण किस तरीके से होता है, तो समझो सूर्य मतलब कि ये सूर्य तो यहीं पर ही रहता है, लेकिन सूर्य का जब उत्तरायण होता है, मतलब कि सूर्य उत्तर दिशा की ओर जब झुकता है, एक तरीके से उत्तर दिशा की ओर जब सूर्य का उत्तरायण होता है, तो उस टाइम क्या होता है, सूर्य का उत्तरायण होने की वजह से ग्रीष्म काल में कि मतलब कि पृथ्वी का और उत्तरायण के कारण ग्रीष्म काल में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में स्थित तिब्बत का पठार भारत के मैदानी प्रदेश में निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है।
मतलब कि सूर्य का उत्तरायण होता है और ग्रीष्म काल में, तो उससे मतलब कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में स्थित तिब्बत का पठार है, मतलब कि भारतीय महाद्वीप के भारतीय जो महाद्वीप है उसके उत्तर की दिशा में तिब्बत का पठार है, तथा भारत के मैदानी प्रदेश में मतलब कि भारत का जो तिब्बत का पठार है और जो भारत के मैदानी प्रदेश में, तो भारत के मैदानी प्रदेश में क्या होता है, एक तरीके से निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर एवं अरब सागर में अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब की स्थिति हो जाती है। और इसके उल्टा क्या होता है, तो एक तरीके से हिंद महासागर एवं अरब सागर में अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब की स्थिति बन जाती है, जहां से समुद्री आर्द्र पवनें भारत के निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। मतलब एक तरीके से क्या होता है कि हिंद महासागर और अरब सागर में अपेक्षाकृत मतलब जितनी अपेक्षा नहीं की थी उससे अपेक्षा से भी ज्यादा मतलब कि अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब की स्थिति होती है, मतलब कि अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब की स्थिति यानी कि जितनी उसकी अपेक्षा भी नहीं की गई थी उससे ज्यादा वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जहां से समुद्री आर्द्र पवनें भारत के निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर प्रभावित होने लगती है। मतलब कि समुद्र से जो आर्द्र पवनें हैं वो भारत के मतलब कि एक तरीके से जो वाली पवने जो वाली पवने एक तरीके से आर्द्र होती मतलब कि उनमें नमी होती है, तो उनमें मतलब कि थोड़ा सा एक तरीके से उनका वजन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है तो वहां पर जो पवने होती है तो एक तरीके से वो शुष्क होती है, और वो शुष्क होने की वजह से उनका भार एक तरीके से हल्का होता है, तो वायुदाब के क्षेत्र और प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। मतलब कि समुद्र की जो आर्द्र पवने हैं, तो समुद्र की आर्द्र पवनों में मतलब कि समुद्र की आर्द्र पवनों में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण वो निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर प्रभावित होने लगती है, जिससे क्या होता है कि जिससे वायु जिससे दक्षिणी पश्चिम मानसून को कहते हैं। मतलब कि ये जो क्रिया प्रक्रिया जो होती है तो इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, इसे दक्षिण पश्चिम। फिर विंटर का मानसून और समर मानसून, इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये पहले मिटाना पड़ेगा, है ना। विंटर का मानसून और समर का मानसून। विंटर का मानसून तो विंटर मानसून तो एक तरीके से ये इस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो ये रहा अपना समझो, ये रहा विंटर मानसून। ओके, ये विंटर मानसून है, ये वाला मतलब ये इंटर मानसून इसको मान लीजिए, और ये अपना समझो समर मानसून, राइट। SUMMER समर, SUMMER समर मानसून, समर मानसून, समर मानसून, मानसून, समर मानसून। ओके, समर मानसून। तो इसमें क्या होता है, तो अक्टूबर मार्च से अक्टूबर अक्टूबर टू मार्च। ओके, अक्टूबर टू मार्च। तो एक तरीके से जो ये मतलब कि हमारा ये भारतीय उपमहाद्वीप का हमारा क्षेत्र, एक तरीके से ये मान लीजिए हमारा ये रहा हो गया हमारा इंडिया। ओके, इसमें भी ये मान लीजिए हमारा इंडिया। ओके, तो इसमें जो अक्टूबर टू मार्च के टाइम में जो पवनें चलती है तो इस तरीके से चलती है। ओके, और इस तरीके से ये जो पवनें चलती है तो इसे विंटर मानसून के मतलब इंटर मानसून के नाम से जाना जाता है। ओके, और जो दूसरा है तो ये समर मानसून जिसे कहते हैं, तो ये अप्रैल टू लेके सितंबर। ओके, अप्रैल टू लेके